Hello everyone, welcome to another video by Vox Legis. Here are some of your questions answered. How can the NEP 2020 help in the active participation of female students from rural areas? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो रूरल एरियाज़ की जो गर्ल्स हैं उनका विशेष ख्याल रखा गया है। और ये ख्याल जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो दो चीज़ों से है। फर्स्ट थिंग इज़ कि जो गाँव में जो बच्चियाँ हैं, स्पेशली जहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत कम है इंडिया में, वहाँ पे कस्तूरबा गांधी विद्यालय चलते हैं। अभी तक वहाँ पे क्लास 6 to 8 तक की पढ़ाई होती थी। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने कहा है कि नहीं, क्लास 8 के बाद भी वो बच्चियां पढ़ पाएंगी रेसिडेंशियल स्कूल में, क्लास 12 तक की पढ़ाई होगी। ये बहुत छोटा सा लेकिन बहुत ही इफेक्टिव होगा, क्योंकि अप्रॉक्स 5000 स्कूल देश भर में चल रहे हैं कस्तूरबा गांधी विद्यालय। और इन स्कूल में कौन आते हैं? ड्रॉप आउट बच्चे आते हैं, दलित के बच्चे आते हैं, मोस्टली डिसेबल्ड बच्चे आते हैं, और एक तरह से जो भी एक ऐसे सेक्शंस के बच्चे आते हैं जिनको कोई देखने वाला नहीं होता, उन बच्चों के लिए वो बहुत एक बेहतरीन जगह है। और इस स्कूल में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो बोलते हैं, इसमें केवल और केवल गर्ल्स एजुकेशन आते हैं और मोस्टली रूरल और ट्राइबल इलाके के आते हैं। उनके लिए प्रावधान जो है कि 6 to 8 की बजाय अब 12th तक की पढ़ाई कर पाएंगे। मुझे लगता है इससे देश के लाखों बेटियों का भला होगा। As we know, school and college dropouts will get a chance to restore their previous knowledge and continue with their further studies. What could be the possible implications of this on their psychological or behavioral patterns? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की NSS रिपोर्ट आती है 2017-18 का। वो बताता है कि 3 to 35 ईयर्स एज ग्रुप में अप्रॉक्स 13.6% ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कभी भी एडमिशन नहीं लिया, यानी कि 3 to 35 ईयर्स ग्रुप में। और जो लोग एडमिशन लिया उनमें से 10% थे जो प्राइमरी स्कूल के लेवल पे ड्रॉप आउट हो गए। मिडिल स्कूल के लेवल पे ये ड्रॉप आउट का आंकड़ा अप्रॉक्स मोर देन 15% से ज़्यादा था। लेकिन जब आप देखोगे कि जो हमारा सेकेंडरी लेवल है, उस लेवल पे ये ड्रॉप आउट बच्चों की जो परसेंटेज है अप्रॉक्स 20% होते हैं इंडिया में। ये बहुत बड़ा ह्यूज नंबर है और देश भर में ऐसे बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने दो काम किए। पहला नंबर, ड्रॉप आउट को रोकने के लिए सिस्टमैटिक प्रयास किया है, और सिस्टमैटिक प्रयास में खास करके स्कूल को रिसोर्सफुल बनाना, जहाँ पे बहुत सारे चैलेंजिंग एरियाज है वहाँ पे टीचर्स की अपॉइंटमेंट करवाना, और उसके साथ साथ में NIOS जो हमारा ओपन स्कूली सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करने की बातें की गई है कि केवल 10th और 12th बोर्ड की बातें ही नहीं, बल्कि अगर कोई 3, 5, 8th क्लास का भी अगर सर्टिफिकेट डिग्री चाहता है तो उसको मिलेगा। इसके होने से हम फेल नहीं हैं, हम क्लास 5 पास आउट बच्चे हैं, ऐसा उसकी फीलिंग होगी। हम हर व्यक्ति योग्य है, इस तरह की फीलिंग जाएगी। इस लेवल पे भी मुझे मानता हूँ कि NEP बहुत ही इफेक्टिव कदम है। What kind of differences may students enrolled in Anganwadis face regarding quality of education as compared to mainstream schools? सितंबर 2019 तक जो देश के ऑफिशियल डेटा कहते हैं कि अप्रॉक्स 13.8 लाख जो हमारे देश में आंगनवाड़ी केंद्र है, और वहाँ पे 13 लाख से ज़्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता काम करते हैं। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया गया, बहुत ज़्यादा जोर डाला गया। क्यों डाला गया है? क्योंकि माना जाता है कि जो एज ग्रुप है 3 to 8 ईयर्स का, उसमें बच्चे बहुत तेज़ी से सीखते हैं। तो अभी देश में क्या है चैलेंजेस की जो आंगनवाड़ी केंद्र है वो काइंड ऑफ इंगेजमेंट और इंटरटेनमेंट के लिए हो, बच्चों के लिए, और खास करके उनके न्यूट्रिशन वाले जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए। लेकिन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे जोर देने का ये होगा कि देश में अभी ये इंटरटेनमेंट, इंगेजमेंट और न्यूट्रिशन के साथ साथ में एजुकेशन की भी बातें होंगी। और इसके लिए क्या किया गया है प्रावधान की उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे जोर दिया गया है। जो लोग अनट्रेंड हैं इस एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से, 12th पास आउट जो लोग हैं उनको 6 मंथ का, और जो 12वीं से कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए साल भर का डिप्लोमा कोर्स कराया जाएगा। तो ये एक चैलेंज ये है कि हो सकता है कि ये चूंकि अभी तक इनका पूरा का पूरा फोकस रहा है कि बच्चों को कैसे इंगेज करें, अब एजुकेशन वाला जो है वो लेंस लाना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन चूंकि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को लेकर देश ने कमिटमेंट शो किया है, आने वाले समय में इसको लेकर एक प्रोफेशनल कैडर बनाने की बातें की गई है, तो अभी हम इस 13 लाख को रिप्लेस तो कर नहीं सकते। तो इसलिए 13 लाख को हम कैसे उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, कैसे वो काम करें, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा होपलेस नहीं होना चाहिए।
इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग से बहुत अच्छे परिणाम आएंगे और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पर देश काम कर रहा है, इससे बड़ी बात क्या होगी। How will the introduction of vocational studies help in the holistic development of a child who is differently abled? एजुकेशन पॉलिसी में बच्चों के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए वोकेशनल स्किल्स डेवलप करने की बातें की गई है। अब इसमें कहे जा रहे हैं कि डिसेबल्ड बच्चों का क्या। मेरे एक जानने वाले हैं, उनका बच्चा जो है वो ऑटिस्टिक है और वो बेकरी का जो प्रोफेशन है उसको अपनाना चाहता है। वो उसकी स्किल सीख रहे हैं, उसकी माँ उसे सिखा रही है, वो बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस के थ्रू वो सीखने की कोशिश करें और उसका प्लान है कि मेरा एक अपना बेकरी होगा। जस्ट इमेजिन कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में अभी डिसेबल बच्चों के लिए नहीं है ऐसा कुछ जहाँ पे वो सेल्फ डिपेंडेंट होने का, वो खुद से कुछ करने की बातें सोच सके। वोकेशनल स्टडीज़ को हमारे डिसेबल बच्चों के हिसाब से, उनकी जैसी डिसेबिलिटी का नेचर है उसके हिसाब से अगर उनको कुछ चीज़ें सिखाई जाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको डिज़ाइनिंग का बहुत ज़्यादा शौक होगा, हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे हैं जो कम्युनिकेशन में वो उनकी ट्रेनिंग हो। बच्चे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, वो सही मायने में आत्मनिर्भर होंगे और मुझे लगता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस डायरेक्शन में एक दिशा दिखाती है और इसके अच्छे परिणाम आएंगे। What impact will the rule regarding the medium of instruction being in the regional language have on the students whose parents are in transferable jobs? एजुकेशन पॉलिसी में ट्रिपल लैंग्वेज फार्मूले की बात कही गई है कि 3 लैंग्वेज बच्चों को पढ़ाया जाएगा और उसमें से 3 लैंग्वेज में से 2 लैंग्वेजेस विल बी इंडियन लैंग्वेजेस। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि जो हमारे ऐसे लोग हैं जिनका बहुत ट्रांसफ़र होते रहते हैं, उनके बच्चे अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो फिर वो कैसे उसके साथ उनका वो कैसे आगे बढ़ पाएंगे, एक कंसर्न है। मुझे लगता है कि इंडिया में ये बहुत सारे जेन्युइन कंसर्न है जिसका सच में कहें कि लोगों के पास जवाब कई बार नहीं होते हैं। लेकिन जस्ट इमेजिन, जस्ट 1 मिनट के लिए सोचिए कि किनका सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है। अगर आप बात करेंगे मिलिट्री के लोगों का सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है, एक जगह से वो दूसरी जगह जाते रहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ का ट्रांसफर रहता है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते रहते हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं उनका उतना ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं होता और अगर होता भी है तो उनके लैंग्वेजेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉय होते हैं अमूमन वो अपने बच्चों को ज़्यादातर केंद्रीय विद्यालय या कुछ ऐसे सेंट्रल स्कूल्स में पढ़ाना पसंद करते हैं ताकि उनके बच्चों का पढ़ाई हैम्पर न हो। वहाँ पे इसका बहुत ख्याल रखा जाता है। लेकिन जहाँ पे ऐसे कोई भी प्राइवेट जॉब में भी अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं तो उनके बच्चों के ध्यान रखने के लिए मुझे लगता है कि ऑप्शन देना चाहिए जहाँ पे 2 इंडियन लैंग्वेजेस कौन होगा वो बच्चे का प्रेफरेंस होना चाहिए। और हमें लगता है कि इसमें रीजनल लैंग्वेजेस को जो प्रायोरिटी दी गई है उस प्रायोरिटी को भी सम्मान करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ में जो बड़े स्कूल्स हैं या जो भी गवर्नमेंट का सिस्टम है ऐसे बच्चों की भी नीड का ख्याल रखा जाना चाहिए। फिलहाल तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा एरिया है जिसपे चूँकि इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है, बहुत तरह की यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगी। इसको शॉर्ट आउट करने के लिए हमें लोकलाइज्ड सॉल्यूशन खोजना पड़ेगा। लोकलाइज्ड सॉल्यूशन खोजेंगे तो ज़रूर अच्छे परिणाम आएंगे।